हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस एक और वीडियो में, एक और नए चैप्टर में। बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसको हम लोग केवल 2 लेक्चर्स में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और वैसे तो इन चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा ना अंडररेटेड माना जाता है। अंडररेटेड बोले तो कह रहे हैं फालतू चैप्टर है, इसको तो क्या ही पढ़ना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो भी विज्ञान हमने पढ़ी है ना, वो सारी काम यहाँ आती है। मतलब ये चैप्टर्स प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम के हैं। आप खुद इस बात को फील करोगे मेरे साथ पढ़ते पढ़ते। तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मैं कोई परिभाषाएं नहीं लिखवाऊंगा डिटेल में जाकर के। यहाँ पे मैं आपको बहुत बेसिक तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, जो चीज़ आपको एग्जाम में लिखनी है, जो चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो क्या है कि चैप्टर है हमारा पर्यावरण या आवर एनवायरनमेंट। ये 15वां पार्ट है हमारी 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब में। तो देखो चैप्टर के शुरू होते ही हमें क्या बता रखा है, पर्यावरण से परिचय करा रखा है, जैसा कि चैप्टर का नाम है। फिर उसके बाद में वैसे हमें बता रखा है पारितंत्र के बारे में। और उसी चैप्टर में फिर आगे जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो खाद्य श्रृंखला बनी हुई है, अलग अलग जीव जो हैं उसमें ऊर्जा के स्तर कौन से हैं। लेकिन उनके बाद में एक चीज़ दे रखी है कचरे के बारे में। तो हम आज के इस लेक्चर में क्या करेंगे, 2 टॉपिक्स को लेंगे। पहले एक तो पर्यावरण को समझेंगे, हमारे से जो कचरा हम बनाते हैं उसको समझेंगे, और उसके बाद में पारितंत्र पे चलेंगे, और फिर एक और वीडियो में आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर अपने को ध्यान देना है बहुत ज़्यादा अच्छे से कि सबसे पहले आंसर कैसे लिखेंगे, उसको कैसे समझें कि एक आंसर अच्छा कैसे लिखेंगे। और आंसर अच्छा लिखने के लिए हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके साथ ही मैं आपको कह दूं कि अगर आपने टेस्ट नहीं दे रहे हो, अगर आप तो टेस्ट देना शुरू कर दो। लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन पर टेस्ट होते हैं संडे फ्री में एकदम। तो आप प्लीज़ उन टेस्ट को दो, तो आपको भी पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें आती है, कितनी नहीं आ रही हैं। और साथ ही साथ अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप कर लो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कब कौन सा टेस्ट होगा, नए नए कोई अगर प्रोजेक्ट्स हैं लर्न एंड शेयर के, उनके बारे में जानकारी आ जाती है। और उसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो जो दिया हुआ नंबर है आप उस पर हमेशा कॉल कर सकते हो। हमेशा का मतलब ये नहीं कि रात को 1 बजे उठा करके फ़ोन करो, है ना। हमेशा का मतलब ये है कि आप ऑफिस का जो टाइम है, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर के आप शाम को 7-8 बजे तक उस पर फ़ोन कर सकते हो। तो यहाँ देखो सबसे पहले पर्यावरण। तो पर्यावरण की परिभाषा ना हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में। भाई क्या है पर्यावरण, परि प्लस आवरण, 2 शब्दों से बना हुआ होता है। हमारे चारों तरफ के जो भी घटक हैं वो सब पर्यावरण के हिस्से होते हैं। अच्छा, तो ये तो पता ही है अपने को। भाई पर्यावरण क्या है, सभी जैविक और जो अजैविक घटक हैं हमारे चारों तरफ, वो पर्यावरण का हिस्सा है। मतलब जो पर्यावरण है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के बना है। जैविक और अजैविक घटक कौन से हैं? जैविक बोले तो जिंदा, जैसे हम हो गए, पेड़ पौधे हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, सब हो गए। तो ये एक पर्यावरण। और उसमें भी जैसे अलग अलग हमने जैसे जल मंडल बना रखा है, स्थल मंडल बना रखा है, इन सब से मिलकर के जो बना हुआ है वो भी पर्यावरण है, ये भी बोल सकते हैं। बाकी बहुत सिंपल में आप क्या लिख सकते हो कि सभी जीवित और अजीवित जो घटक हैं, जैविक और अजैविक जो घटक हैं, उनसे मिला हुआ जो हमारे चारों तरफ का आवरण है वही क्या है, पर्यावरण है। यहाँ हमें जो घेरे हुए है वही क्या है, पर्यावरण है। और पर्यावरण जो है सभी जीवों की जो जीवन है उसको प्रभावित करता है। जैसे मान लो मौसम है, तो मौसम बदलता है तो हमारा जीवन भी फिर उस हिसाब से थोड़ा बदलता है। सर्दी आती है तो ठंडे कपड़े, गर्म कपड़े पहनते हैं हम लोग, इस तरह से। तो पर्यावरण की परिभाषा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको अपने आप लिखनी है क्योंकि हम लिखते ही आए हैं। फिर उसके बाद क्या है, हमारा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमें जिस पर बात करनी है कि हमारे पर्यावरण में हमारे द्वारा 2 तरह का जो कचरा है ना वो उत्पन्न किया जाता है या हम बनाते हैं। मतलब कचरा देखना कैसे, पहला तरीका है उसमें जैव निम्नीकरणीय या जिसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और दूसरा है हमारे पास में अजैव निम्नीकरणीय या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ये क्या है, इनको हमें समझना है, एग्जाम में भी पूछा जाता है हमसे। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो है जो प्राकृतिक कारकों से अपने आप खत्म हो जाता है। प्राकृतिक कारक, ये शब्द आपको यहां ध्यान रखना है। अच्छा, प्राकृतिक कारक कौन से हैं? तो प्राकृतिक कारक हैं हमारे पास में धूप, बारिश है, बारिश में भी खास करके अम्लीय बारिश, जिसका जो प्रकृति है पानी की थोड़ी सी कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। या उसके अलावा मान लो सूरज की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो, या मान लो पर्यावरण में कोई गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, या उसके अलावा कुछ एक घटक हैं जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया हो गया,
कोई मान लो अपना वो जो कवक होते हैं, फंगस जो होते हैं, फफूंद जो होती है, वो हो गए सारे के सारे। तो ये क्या है, सारे के सारे प्राकृतिक कारक। अच्छा, दोनों का क्या रिश्ता है? तो ये वो कचरा है जो प्राकृतिक कारकों के कारण खत्म हो जाता है। समय के साथ थोड़े समय में ही कचरा समाप्त हो जाता है, मतलब दूसरे किसी रूप में परिवर्तित हो जाता है। समझना कैसे? जैसे मान लो कचरे का छिलका है, ओ सॉरी केले का छिलका है यार, कचरे का छिलका कौन सा होता है, केले का छिलका है। या मान लो जैसे सब्जियों के जो कचरा हमारा निकलता है, या मान लो हम चाय अगर पीते हैं तो चाय पत्ती जो आखिरी में बचती है, या जैसे पेड़ की लकड़ियां हैं, या जैसे उसके अलावा कोई जानवर है, मान लो उसका मर गया है जानवर, तो उसके शरीर के टुकड़े हैं या उसका शरीर है, कुछ भी ऐसा जो भी अंश है उसके शरीर का। तो ये जो सारी चीजें हैं, पत्तियां, टहनियां, फूल, फल, ये सब अगर मान लो मैं लेके आऊं और उनको जमीन में गाड़ दूं, तो क्या होगा, कुछ समय बाद वो सारे के सारे मतलब अंदर के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। जैसे उन पर कोई वो आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, या मान लो उन पर जो कीट हैं वो आ जाएंगे, मक्खियां आ जाएंगी, वो उनको उनका जो है भक्षण करने लग जाएंगे। या उसके अलावा खतरनाक तो है कवक, जिनके बारे में खैर आगे हम पढ़ेंगे, तो वो उनको तबाही करने लग जाएंगे। समझ में आई आपको ये बात? तो ये सभी प्राकृतिक कारकों के कारण खत्म हो जाते हैं, और इनसे क्या हमें फिर नुकसान नहीं होता। आ रही बात समझ में? इनसे हमें कोई खास एक नुकसान नहीं होता है। उसके बाद मैंने आपको इसके उदाहरण तो दे ही दिए हैं। उदाहरण के बाद है हमारे पास में एक छोटी सी बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारी किताब में कि जो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ हैं वो पर्यावरण को किन 2 तरीकों से प्रभावित करते हैं, ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये भी देखो प्रभावित तो कर रहे हैं पर्यावरण को, कैसे? तो 2 देखो बता रहा हूं मैं आपको तरीके। एक तो क्या, जैसे मान लो कि हम क्या करें, बहुत सारा जो कचरा ऐसा निकलता है, इसी को दरअसल हम लोग गीला कचरा बोलते हैं। वो आजकल गाड़ियां भी आती हैं हमारे राजस्थान में तो, कि स्वच्छता अभियान हमें चलाना है हो, तो वो गीला कचरा और सूखा कचरा कहते हैं, सरकार कहती है कि अलग करो। तो गीले कचरे का मतलब ये वाले कचरे से है जो प्राकृतिक कारकों से खत्म हो जाए। ऐसे नहीं कि मतलब जैसे मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि लोहे का कोई टुकड़ा है तो उसको आप पानी डाल के, कांच को पानी डाल के आप कह रहे हो कि ये लो गीला हो गया कचरा। नहीं, ऐसा नहीं, ये इस कचरे की बात हो रही है। तो ये सारा का सारा कचरा भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? पहला तरीका, अगर हम सारा कचरा ऐसा इकट्ठा करते हैं हमारे घर के बाहर ही, मान लो सब जो घर से निकले डालते जाएं और वहां साफ नहीं होकर वो, तो क्या थोड़े टाइम में वहां बदबू आने लग जाएगी, दुर्गंध आने लग जाएगी, और दुर्गंध भी हमारे लिए तो हानिकारक है। उसमें बहुत सारे जीवाणु हो सकते हैं और कुछ बातें हो सकती है जिससे हम बीमार पड़ ही सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका जिससे ये कचरा पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है वो कुछ इस तरह से है कि इनका जब अपघटन होता है, जब इनको तोड़ रहे हैं प्राकृतिक कारक, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ गैसें निकलती हैं, हानिकारक गैसें निकल सकती हैं। जैसे मान लो काफ़ी सारी मीथेन निकल जाए, ऐसा होता है। जैसे मान लो अपना अंटार्कटिका वगैरह है, बर्फ़ जमी हुई, जहाँ पे ये ध्रुव जो है हमारी पृथ्वी के पोल्स, वहाँ बर्फ़ जमी हुई भयंकर, उत्तरी ध्रुव पे भी जमी हुई। तो वहाँ पे मान लो जब आइस एज थी लाखों साल पहले, बर्फ़ थी चारों तरफ पृथ्वी पे, और हाथी बड़े बड़े रहते थे सब भयंकर वाले, तो वो सब मर गए कुछ टाइम बाद, और उनके जो शरीर थे, कॉर्पस जिनको हम लोग बोलते हैं, वो उस बर्फ़ में दबे हुए हैं अंदर। तो अंदर उनका मान लो काफ़ी समय तक डिग्रेडेशन हुआ है, तो उनमें से मान लो क्या निकली है, बहुत सारी मीथेन गैस निकली है। तो अगर अब उनके ऊपर की वो बर्फ़ की जो परत है वो हट जाती है किसी तरह से, तो क्या होगा, वो मीथेन जो है सारी की सारी प्रकृति में आ जाएगी। तो मीथेन गैस, या जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले बहुत सारी, या उसके अलावा भी है हमारे पास में जैसे अमोनिया गैस है, ऐसी गैसें अगर निकलें, तो जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, प्रकृति के लिए अच्छी गैसें नहीं हैं अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही हैं तो वो दिक्कत यहाँ पर भी होगी। आई बात समझ में? तो प्राकृतिक जो कारक हैं ये तबाह तो कर रहे हैं इन जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों को, लेकिन फिर भी ये नुकसान तो देखो पहुंचा ही रहे हैं। जो बातें मैंने कही हैं उनको अपने आप से लिखने की कोशिश करना है आपको, और हो सके तो एनसीईआरटी खोलनी है, पढ़ के सीखना है हमें। तो आपको अपने आप से एक बार इस पाठ को तो जरूर पढ़ना चाहिए और फिर उन परिभाषाओं को लिखना चाहिए। पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट। तो ये हमारे द्वारा उत्पन्न पहला अपशिष्ट पदार्थ है जैव निम्नीकरणीय। दूसरा अपन देख रहे हैं अजैव निम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, इसमें क्या होता है?
तो इसमें भी बात तो वही है कि प्राकृतिक कारक लिखेंगे हम लोग, लेकिन हम लिखेंगे कि प्राकृतिक कारकों से ये इनका अपघटन नहीं होता। प्राकृतिक कारक जैसे कि धूप हो गया, कीट हो गए, जीवाणु हो गए, पानी हो गया, अम्ल वर्षा हो गई आदि, तो ये जो है सारे के सारे कारक इनको आसानी से नष्ट नहीं कर पाते या इनका अपघटन नहीं कर पाते। अच्छा, इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है, जैसे मान लीजिए हम कहें एल्यूमिनियम के हमारे पास में ढक्कन डब्बे विब्बे आते हैं, उसको लो आप जमीन में गाड़ दो नीचे, 5 साल बाद भी वैसा का वैसा ही मिलेगा। अच्छा, और क्या? प्लास्टिक। प्लास्टिक तो बहुत 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 बड़ी समस्या है हमारे समाज में, प्लास्टिक। अभी बताता हूं मैं कैसे। और उसके अलावा जैसे मान लीजिए लोहे के आर्टिकल्स हैं हमारे पास में, तांबे के आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल माना चीजें। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे हम अगर कोई लोहे का टुकड़ा है, कोई मान लो कहीं से टूटा कोई टुकड़ा किसी चीज में से, उसको अगर हम रखें भी जमीन में तो 5 साल 7 साल 10 साल तक तो वैसा ही रहेगा। अब समस्या क्या है इस सारे कचरे से, वो सुनते हैं अपन। बहुत बड़ी समस्या है, सुनना ध्यान से। एक हमारे पास में है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। मैं पूरा लिख देता हूं यहां पे नाम। अच्छा, ये क्या है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच? हमारी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको सुन के ना आपके पैरों के नीचे से जमीन खसकने की कोशिश करेगी, लेकिन खसकेगी नहीं। देखो इधर क्या है कि पैसिफिक हम किसको बोलते हैं? ओशन, प्रशांत महासागर को। तो जो प्रशांत महासागर है उसमें बहुत बड़ा गार्बेज का पैच है। गार्बेज माना कचरा, पैच माने इकट्ठा हो रखा है कचरा बहुत सारा, और बहुत ही ज्यादा, इसलिए ग्रेट बोला है उसको। तो कितना बड़ा हो सकता है यार ये? और इसमें पता है ज्यादातर कचरा कौन सा है? ज्यादातर कचरा है इसमें प्लास्टिक का। प्लास्टिक का हमारे पास टूथब्रश है, प्लास्टिक की हमारे पास थैली है, प्लास्टिक का हमारे पास फोन है, प्लास्टिक का लैपटॉप है, प्लास्टिक का ये, प्लास्टिक का वो, प्लास्टिक का सब। और ये प्लास्टिक, इसमें से जो हमारी पृथ्वी पर प्लास्टिक है, 91% से भी ज्यादा जो प्लास्टिक है ना, वो रिसाइकल नहीं होती है। मतलब रिसाइकल मतलब उसी को वापस काम में नहीं लेते हैं, नई प्लास्टिक बना के उसको काम में ले लेते हैं, और जो पुरानी है वो तो खत्म हो ही नहीं रही। अच्छा, तो समस्या क्या है? ये इकलौता जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है, इसमें 80,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक है, या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, या अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। कितना? 80,000 मीट्रिक टन। कैलकुलेट करते रहना कितना है। अच्छा, कितने टुकड़े हैं इसमें प्लास्टिक के? अगर इतना टुकड़ा, इतना टुकड़ा, इतना टुकड़ा, कितने टुकड़े हैं? 1.8 ट्रिलियन। अब ये ट्रिलियन कितना होता है ढूंढना खुद से, मैं आपको बस समस्या कितनी गंभीर है उसके बारे में अवगत करा रहा हूं। समझो इस बात को। प्रॉब्लम क्या है? मैं छोटे लेवल से प्रॉब्लम को चालू करता हूं, फिर उसको थोड़े बड़े लेवल पर लेकर के चलते हैं। छोटे लेवल पे प्रॉब्लम, मान लो हमने क्या किया, घर पे अपने प्लास्टिक की थैलियां आती है रोज बहुत सारी, सब्जी लेने जाते हैं प्लास्टिक, ये लेने का प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लास्टिक एवरीवेयर प्लास्टिक। तो अभी वो थैलियां अपन खास करके एक काम में लेते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, घर पे गीला कचरा या जो भी कचरा वो सारा इकट्ठा करते हैं, बांध देते हैं, फेंक देते हैं, है ना, सिंपल में। अब समस्या क्या होती है कि जो जानवर हैं, सुअर हैं, गायें हैं, बहुत सारी भैंसे हैं, या और भी जो जानवर हैं, उनको तो अक्ल है नहीं इतनी, तो उनको तो खुशबू आ जाती है कि ये जो थैली है इसके अंदर हो सकता है थोड़ा सा किसी सब्जी का, किसी फल का कचरा है, तो वो उसको तोड़ने की कोशिश करती हैं जीवी से लगा के, और काफ़ी बार क्या हो जाता है, वो उसके अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें मिली हुई है वो खा जाती हैं। जैसे मान लो आपने तो क्या किया, कोई कील दीवार पे ठोकी, कील थोड़ी मुड़ गई, उसको डाल दिया कचरे के डब्बे में। कोई केला खाया, छिलका डाल दिया कचरे के डब्बे में। कुछ और खाया, डाल दिया उसमें। कोई स्टेपलर किया, पेपर खराब हो गया, उसको डाल दिया कचरे के डब्बे में। ऐसी कितनी सारी चीजें। कोई प्लास्टिक की तीखी चीज थी, उसको काम में नहीं आ रही, फेंक दिया कचरे के डब्बे में। उसी में सारा सब्जियों का भी कचरा, फलों का भी कचरा, और ये भी और वो सब डाल के पैक करके फेंक के आ गए। गाय गई, गाय को तो अक्ल है नहीं, खा गई। अब वो उसके पेट में पड़ा है सब कुछ। आप मानोगे नहीं, यूट्यूब पर वीडियोस हैं, मैंने देखे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं, जिसमें वेटरनेरियन जो है, वेटरनेरियन, कि दिल्ली में जब वो गायों का ऑपरेशन करते हैं, पेट काटते हैं उनका, तो एक एक गाय के पेट में से 2.5 3 किलो तक ये कचरा निकलता है, जिसमें प्लास्टिक की थैलियाँ होती है, लोहे की कीलें होती है, लोहे के टुकड़े होते हैं, प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं बहुत सारे, और भी पता नहीं क्या क्या।
तो हम तो होशियार है ना, हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं, एक्सपर्ट एकदम, अपन एकदम आप और मैं। फिर भी हम प्लास्टिक को काम में लेते हैं। अब आप यहां बोलोगे कि सर बंद, कल से बंद कर देंगे, ये भी नहीं हो सकता। देखो, हमें ना संतुलन बनाना आना चाहिए, हमें वो नहीं बनना एक्सट्रीमिस्ट। संतुलन बनाना मतलब क्या कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लो मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी प्लास्टिक का है, लेकिन ये मार्कर एक बार मैंने ले लिया ना तो मैं पिछले 2 साल से इसको काम में ले रहा हूँ। तो ऐसी प्लास्टिक फिर भी कम हानिकारक है, ठीक है। लेकिन जो थैलियाँ हैं या जैसे डिस्पोजेबल ग्लास हैं, कहीं भी शादियों में आजकल क्या चलता है, वो प्लास्टिक के ग्लास। हमारी किताब में भी लिखा हुआ है कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब ट्रेन कहीं स्टेशन पे रुकती थी या कहीं पर, तो चाय वाला आता था तो चाय कांच के ग्लास में लाता था और सबको देता था, सब पीते थे और ग्लास वापस देते, वो धो के वापस काम में ले लेता, तो बढ़िया था। लेकिन फिर लोगों को क्या लगा, यार धोता होगा कि नहीं धोता होगा गिलास है, गंदे में तो नहीं पिलाता होगा चाय, सही से नहीं धोता होगा, प्लास्टिक के कप में पीऊँ, डिस्पोजल में पीऊँ, डिस्पोजल। तो एक बार पिया डिस्पोजल में और फेंक दिया उसको। लेकिन उस वक्त हम कमअक्लों ने दिमाग नहीं लगाया कि जब करोड़ों लोग, 135 करोड़ की हमारी आबादी है देश में, जब इतने करोड़ों लोग अगर वो डिस्पोजल में से पिएंगे चाय पानी, तो वो हर रोज के करोड़ों डिस्पोजल वाले ग्लास और पत्तलें और दोने कहाँ जाएंगे? रिसाइकल तो कर नहीं रहा कोई उनको, सरकार को भी कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि लोगों को नहीं है ना लेना देना। समझ रहे हो मेरी बात? ये है समस्या। तो अब फिर एक नया हल निकाला चाय के लिए, हमारी किताब में ही लिखा हुआ है ये भी, कि क्या कुल्हड़, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पियेंगे। लेकिन फिर दिमाग लगाओ, उसको बनाने के लिए कुल्हड़ को उर्वर मिट्टी की जरूरत है, उपजाऊ मिट्टी लग जाती है उसमें बहुत सारी। तो अगर इतने सारे कुल्हड़ बनने लग जाएंगे तो इतनी सारी उपजाऊ मिट्टी कहां से लाओगे? आ रही बात समझ में? और वो महंगा और पड़ता। तो देखो, मैं तो गुस्से में हूं आज। क्या हम अगर परिवर्तन नहीं ला पाए तो कौन लाएगा यार? हमें ही कदम उठाना पड़ेगा ना, हमें। तो क्यों सरकार कह रही है कि गीला कचरा और जो सूखा कचरा है वो अलग करो? ये रहा आपका गीला कचरा और ये रहा आपका सूखा कचरा। सरकार कह रही है अगर आप सही से अलग कर दो इनको, तो जो सूखा कचरा है इसको रिसाइकल होने के लिए भेज देंगे, उस पुराने में से ही नई चीज बनेगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारी भी गंगा नदी जो है वो भी महासागर में बहुत ज्यादा करोड़ों अरबों जो टुकड़े हैं प्लास्टिक के या बाकी कचरे के वो लेकर के जाती है, जो कि कैसा है? अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। अब इसको मैंने कहा था बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे, बड़े स्तर पर समझने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है। सूरज की जो किरणें हैं वो इस प्लास्टिक के कचरे को महासागरों में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और वो जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जो मछलियां वगैरह हैं, वो उनको खा जाती हैं। मछली अगर शिकार कर रही है, छोटी मछली को खा रही है, तो वो उस प्लास्टिक के टुकड़ों को भी खा जाती है। तो ये जो है इतने छोटे हैं कि उनके शरीर के अंदर रुधिर में और बाकी जगहों पर खून में जा रहा है। फिर मान लो वो मछली को किसी और ने अगर खाया, किसी पक्षी ने वो मछली को खा लिया और उस पक्षी ने ऐसी 100 मछलियों को खा लिया, तो वो जो उसके छोटे छोटे टुकड़े थे वो उसके भी अंदर आ गए हैं, तो उससे हेल्थ पर भी उसके प्रभाव पड़ेगा। अब अगर उस पक्षी को किसी और जानवर ने खा लिया तो वो उसके लिए तो और बेड़ा गर्क हो गया। इसको बोलते हैं आवर्धन, इसको भी पढ़ेंगे अपन आगे। लेकिन ये भी समस्या है। मछलियां जो कैन होते हैं, जो पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, इनमें फंस के मर जाती हैं। इतना सारा तो प्लास्टिक है, इतना सारा प्लास्टिक ऊपर ऊपर सतह पर फैला हुआ है कि वो जो सूरज का प्रकाश है वो अंदर नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन पानी में मिल नहीं पाती। ये फोटोज दिखा रहे हैं ना हम आपको, ग्रेट पैसिफिक जो है गार्बेज पैच की, मेरा दिमाग का दही हो गया था फोटो देख करके। तो मैं कहा ये हम इंसानों ने किया है, मतलब अपन ने क्या? तो बस अब अपने गुस्से को थोड़ा शांत कर लेते हैं और इसका देखते हैं कि जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है ना, वो पर्यावरण को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो देखो, सबसे पहला क्या है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा समय तक पड़ा रहता है, तो वो जगह घेरेगा। जैसे समुद्र में कितनी जगह घेर रहा है, पता नहीं कितना मिलियन, पता नहीं स्क्वायर किलोमीटर, पता नहीं क्या, ढूंढ लेना जा करके। तो उसके अलावा क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या है, उर्वरक भी हैं, कीटनाशक भी हैं, मतलब बहुत सारे जो रसायन होते हैं ना वो भी इसमें आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक खत्म नहीं हो रहा, मतलब वो कचरा जो ज़्यादा समय तक खत्म नहीं हो रहा। जैसे परमाणु बम मैंने बताया था आपको, या जो न्यूक्लियर फ्यूल था हमारा, यूरेनियम या थोरियम, तो इनको भी जब हम काम में ले लेते हैं तो इनका भी कुछ अपशिष्ट बचता है, तो वो भी जो अपशिष्ट है वो भी समस्या पैदा करता है। अब जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने पढ़ा था, 6-7 महीने पहले शायद,
कि हमारे इंडिया में भी क्या हुआ, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जो नाभिकीय संयंत्र हैं, उनमें से जो कचरा निकलता है, जो कि रेडियो एक्टिव होता है, भारी तत्व होते हैं, उनको सही से डिस्पोज नहीं किया या सही से उनका जो है भंडारण नहीं किया मान लो, तो क्या हुआ, वो कहीं पानी के स्रोत में मिल गए, कहीं किसी नदी में मान लो या किसी और जगह। तो वो पानी फिर क्या हुआ, लोग काम में लेते हैं, तो वो पानी किसी लोगों ने पी लिया, तो वो फिर लोग बीमार पड़ गए क्योंकि उनके शरीर में वो भारी तत्व चले गए। और सेम बात जैसे कीटनाशक हैं बहुत सारे, या और अगर आप रसायन डाल रहे हो या आप फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डाल रहे हो, तो मान लो आपने बहुत ज़्यादा डाल दिए, तो खेत में क्या होगा, वो फर्टिलाइज़र जो है, खेत में जो पानी आप डालोगे उस पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा, पानी के साथ घुलेगा और वो बह जाएगा। कहाँ बहेगा, पानी के किसी जगह पे बह जाएगा, नदी में चला जाएगा, तालाब में चला जाएगा, या अगर पृथ्वी में है तो वो मिट्टी की जो संरचना है वो उसको बदल देगा। कैसे बदलेगा, जैसे मान लो अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पहले थे लेकिन अब कुछ अलग तरह के हो गए। तो पहले जो जीवाणु या जो भी बैक्टीरिया, जो कीट थे, वो उसमें जीवित रह पा रहे थे, अब नहीं रह पा रहे हैं। और इसी तरह से वही अगर पानी में जा रहा है, नदी में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, तो मछलियां हैं, जो मगरमच्छ हैं, जो कितने सारे जानवर हैं यार, बतख है, और भी जो उस पर आके बैठने वाले पक्षी हैं, या कितने सारे हैं, वो सबके लिए समस्या, तो बड़ी समस्या है। और ये बात है कि आवर्धन होता है, जैसे भारी धातुएं वगैरह हैं, आवर्धन का क्या टॉपिक है वो मैं आगे अच्छे से लूँगा। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं इसको हटा रहा हूँ, अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं हमारा अगला हिस्सा, और वो है पारितंत्र, या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। तो देखो, पर्यावरण में और इकोसिस्टम में फ़र्क है। पर्यावरण तो ये सब कुछ है, मतलब आप अपने घर पे बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, सब पर्यावरण के हिस्से हैं। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पे हूँ, लेकिन आसमान भी जो है ना, जो वायुमंडल है वो भी पर्यावरण का हिस्सा है, जो थल मंडल है वो भी पर्यावरण का हिस्सा है, जो जल मंडल है वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। वाह 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 वाह। लेकिन इकोसिस्टम अलग है, इकोसिस्टम छोटा है, पर्यावरण बड़ा है, इकोसिस्टम छोटा है। समझना कैसे, ये कमरा जिसमें मैं हूँ ये एक इकोसिस्टम है, मैं हूँ यहाँ पे, बहुत सारे हजारों लाखों जीवाणु हैं हवा में, पता नहीं कितने वायरस होंगे, 5-6 करोड़, तो ये इनने मिलके सबने एक इकोसिस्टम बना दिया। यहाँ चलो समझना, घर से बाहर निकलते ही एक खड्डा है, खड्डा, खड्डे में पानी, पानी में मिट्टी, मिट्टी से कीचड़, कीचड़ में कीड़े, और कीचड़ में मेंढक, मेंढक की पॉटी, सब सब कुछ है वहाँ पे, कीट पतंग आ गए, जीवाणु आ गए, बैक्टीरिया आ गए। तो वहाँ पे क्या हो गया, एक जीवन चक्र हो गया। मान लो किसी अमीबा ने उसको खा लिए, छोटे छोटे पैरामीशियम खा लिए, अमीबा को किसी ने खा लिया, मेंढक ने मक्खी को खा लिया, मेंढक ने तितली को खा लिया, मेंढक को सांप ने खा लिया, चल रहा है। तो ये पूरा मिलकर के क्या बना रहा है, एक पारितंत्र, एक छोटा सा जो खड्डा है ना उधर बाहर, जिसमें ये सब कुछ हो रहा है, तो वो भी क्या है, पारितंत्र। तो पारितंत्र की परिभाषा क्या है, तो पारितंत्र की परिभाषा में हम लिखेंगे ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जिसमें जैविक घटक, पर्यावरण के जैविक घटक आपस में क्या करें, अन्योन्य क्रिया करें, आपस में आदान प्रदान करें, एक दूसरे पर निर्भर हों, और साथ ही ये जो जैविक घटक हैं ये अजैविक घटक जो हैं, जो नॉन लिविंग है, उनसे भी क्या करें, आदान प्रदान करें। कौन से हो गए नॉन लिविंग घटक, कौन से हो गए अजैविक, बोले तो मिट्टी हो गई, हवा हो गई, पानी हो गया, उसके अलावा अगर हम कहेंगे तो पृथ्वी खुद हो गई, और भी हो सकते हैं अजैविक घटक, पत्थर वत्थर हो गए वहाँ पे। तो ये सब आदान प्रदान हो रहा है ना, मौसम हो गया, तापमान हो गया, तो ये अजैविक घटक है सारे के सारे। ये किनसे अभिक्रिया कर रहे हैं, अभिक्रिया क्या, आदान प्रदान क्रिया कर रहे हैं, किनसे, जैविक से, और जैविक आपस में भी कर रहे हैं। तो ये जो अन्योन्य क्रिया है पूरी तीनों के बीच में, सबके बीच में, ये क्या कर रही है, एक इकोसिस्टम का निर्माण, एक पारितंत्र का निर्माण। तो पारितंत्र जो है वो दो तरह के हैं, दो तरह के बोले तो कैसे, एक तो हो गया प्राकृतिक, और दूसरा जो है वो हो गया हमारा कृत्रिम या मानव निर्मित। तो प्राकृतिक के उदाहरण क्या है हमारे पास में, जैसे प्राकृतिक तो है ही यार, सब कुछ, तालाब है, कोई मैंने थोड़ी बनाया है, कोई मान लो समुद्र है, मैंने थोड़ी बनाया यार, तुमने थोड़ी बनाया, हिमालय का पहाड़ है, तुमने थोड़ी बनाया, जंगल है, मैंने थोड़ी बनाया, हाँ किसी ने बनाया, भगवान ने, ठीक है। तो वो है प्राकृतिक। और दूसरा क्या है हमारे पास में, कृत्रिम या मानव निर्मित, जिसको हम लोग बोलेंगे मैन मेड, मतलब फीमेल भी बनाती है लेकिन मैन मेड बोलते हैं इसको। तो किसका, इसका उदाहरण क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया जैसे अपने घर पे अपन मछली पालते हैं,
एक्वेरियम लाते हैं ना, जलशाला या जो भी है एक्वेरियम, तो एक्वेरियम अपन ने बनाया है। या मान लो सामने गार्डन है मान लो, तो गार्डन तो अपन ने दीवार खड़ी की, घास वास हो गई, वहां पे मिट्टी उट्टी डाली जा करके, तो वो क्या हो गया, मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण हो गया। आपको बोले किसी पारितंत्र का उदाहरण दो मानव निर्मित, तो आप बोल देना एक जो बगीचा है, एक उद्यान जो है वो मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है। और पूछे कि उसके अंदर जो जीव हैं उसके अवयव जो हैं वो कौन से हैं बताओ, तो आप बोलना है उसमें दो तरह के अवयव हैं, जैविक और अजैविक। जो जैविक अवयव हैं उनमें मान लीजिए घास है, पेड़ हैं, गुलाब के फूल हैं जो आपको तोहफे में गिफ्ट करने हैं हम सबको एग्ज़ाम के अच्छे अंक आने के बाद में। और उसके अलावा मान लीजिए वहाँ पे कुछ तितलियाँ हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी हैं ज़मीन में जो दिख नहीं रहे, और साथ ही साथ हम इंसान भी वहाँ घूमने जा ही रहे हैं बिल्कुल एकदम। और अजैविक घटकों में आप वहाँ लिख देना कि वायु है, पानी है, मिट्टी है, पत्थर हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगी। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि प्राकृतिक और मानव निर्मित जो है इकोसिस्टम या पारितंत्र क्या होता है। अब उसके बाद है हमारे पास में कि पारितंत्र में क्या है, जैविक और अजैविक चीजें। तो अजैविक से तो हमारा कोई इतना अब लेना देना है नहीं, हम चल रहे हैं जैविक की तरफ। तो जैविक जो घटक हैं, जो जीव हैं, उनको हम कितने वर्गों में विभाजित किए हैं ये देख रहे हैं अपन। तो इनको हम लोग विभाजित किए हैं 3 वर्गों में, और वो उनमें से पहला है उत्पादक, या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर, उत्पादित करता है जो। दूसरा है उपभोक्ता, जो ले लेता है, उस प्रोड्यूसर से ले लेता है, उत्पादक से लेता है। और तीसरा है जैव अपघटक, सबको खत्म कर देता है, खलास कर देता है एकदम। देखना अभी कैसे। तो उत्पादक कौन है, वो सभी जीव जो पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, बोले तो खुद का खाना खुद बना लेते हैं, वो कौन है, उत्पादक। प्रकाश संश्लेषण से जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, कौन कौन है ये सारे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे केवल पेड़ पौधे नहीं लिखना है, यहाँ पे हरे पेड़ पौधे लिखना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, और वो क्लोरोफिल जो है क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करता है। तो वो सारे पेड़ पौधे, और बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं, सारे नहीं, बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि एक जीवाणु का उदाहरण है प्रोक्लोरोकोकस। तो ये जीवाणु कहाँ मिलता है, ये जीवाणु बहुत सारा समुद्र में मिलता है, और वहां पर ये जीवाणु जो है बहुत ज्यादा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये सारे जो जीव हैं ये क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, खुद का पोषण खुद करने वाले, सेल्फ डिपेंडेंट। इनको किसी और से कुछ खरीद के लाने की जरूरत नहीं, प्रकृति में जो है वो लिया और खुद का खाना सूरज की ऊर्जा से खुद बना लिया। तो ये वह जीव हैं जो सूरज की ऊर्जा से अकार्बनिक पदार्थों जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये कौन है, अकार्बनिक पदार्थ, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, इसीलिए जल्दी बोल रहा हूं मैं। तो वह जीव जो सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों जैसे पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल देते हैं, शर्करा में बदल देते हैं, या कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, या उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्लियर हुई ये बात, उदाहरण भी मिल गया आपको। दूसरा चलते हैं हम लोग, क्या है, उपभोक्ता। भोक्ता, अब ये भोक्ता कौन है, पेड़ ने बनाया ना, उससे कुछ आगे बोले मेरे को दे दे। ये जैसे मेंढक हो गया, टिड्डे हो गए, घास खा रहे हैं जाकर के। ग्रास हॉपर्स नहीं आए थे अभी, वो आसमान में उड़ रहे थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वो झुंड के झुंड उड़ रहे थे पूरे के पूरे, ग्रास हॉपर्स बोलते हैं उनको। तो वो घास खा रहे हैं, जो हरा दिखता है सब खा जाते हैं। तो वो सब किस में आ गए, उत्पादक में आ गए। और कौन, अपन, जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो मैं तो फल खाता हूँ और सब्जी वब्जी खाता हूँ, तो मैं तो किस में आ गया, उपभोक्ता में आ गया। अभी बताऊंगा खैर आगे भी आपको। और या मान लो ऐसे और भी हैं, जैसे हिरण विरण हो गया, वो बेचारा घास फूस खा के, गाय है घास वास खा लेती है, तो वो सब कौन है, उपभोक्ता। अच्छा, उपभोक्ता में और भी हैं, उपभोक्ता में हमने और डिवीजन किए हैं, उपभोक्ता में हमने 4 डिवीजन किए हैं, आगे 4 भाग किए हैं इसके। अच्छा, क्या भाग किए हैं, एक किया है शाकाहारी, एक किया है मांसाहारी, एक किया है सर्वाहारी, और एक किया है परजीवी। तो शाकाहारी या हर्बीवोरस कौन है, जो केवल और केवल उत्पादक को खाते हैं, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, वो कौन है, हमारे शाकाहारी। क्लियर हुई बात। जैसे कि मैं खुद को शाकाहारी बोलता हूं, या जैसे मान लीजिए हिरण हो गया, या ऐसे जो और जानवर हैं जिनके बारे में आप पता कर सकते हो, जो केवल किसको खाते हैं, घास फूस को खाते हैं, गाय है, तो वो शाकाहारी हो गए।
अच्छा ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारा? मांसाहारी। तो मांसाहारी कौन है? मांसाहारी को भी हमने आगे और भागों में विभक्त किया है, लेकिन पहले तो आप ये समझो, मांसाहारी वो जीव है जो शाकाहारी जीवों को खा जाता है। मांसाहारी सिंपल। तो मांसाहारी भी क्या होते हैं? 2-3 तरह के होते हैं। एक होते हैं द्वितीयक मांसाहारी जीव, एक होते हैं हमारे तृतीयक मांसाहारी। ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक मांसाहारी जीव। द्वितीयक और तृतीयक समझना कैसे? द्वितीयक कौन है? अगर कोई मांसाहारी जीव किसी शाकाहारी जीव को खाता है तो उसको हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो प्राइमरी जो प्राथमिक कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है, वो तो शाकाहारी है क्योंकि इसने इसको खा लिया। लेकिन अगर इसको कोई जानवर खा ले तो वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। अच्छा, क्या उदाहरण क्या है इसका? तो इसका उदाहरण है, जैसे मान लो पेड़ पौधा है तो वो है उत्पादक। उस पौधे को मान लो खाया एक टिड्डे ने, एक कीट पतंगा है कोई, उसने टिड्डे ने खा लिया उसको, तो वो कौन हो गया? शाकाहारी हो गया, या उसको प्राथमिक उपभोक्ता आप बोल सकते हो। फिर उस शाकाहारी को मान लो किसी मेंढक ने खा लिया, उस टिड्डे को किसी मेंढक ने जीभ से खींच के खा लिया, तो वो जो मेंढक है अब आप उसको द्वितीयक उपभोक्ता बोलोगे, और वो कौन है? मांसाहारी तो है ही। फिर उसी में क्या है हमारे पास में? तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता कौन होगा? कि अगर अब जैसे मान लो उस मेंढक को कोई सांप खा गया, तो वो जो सांप है वो कौन है? तृतीयक उपभोक्ता है। मांसाहारी तो वो है ही, नो डाउट। और ऐसे ही आगे भी जाया जा सकता है। क्वार्टरनरी जो है उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर या चतुर्थक उपभोक्ता। लेकिन ऐसे जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो जीव बहुत बहुत कम होते जाएंगे। क्लियर है बात? फिर क्या है हमारे पास में? सर्वाहारी। सर्वाहारी कौन है? जो दोनों को खा लेते हैं, जो हरे पेड़ पौधों को भी खा लेंगे और मांस को भी खा लेंगे। तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाहारी, या इंग्लिश में बोलते हैं ओमनिवोरस। इंसानों को वैसे आजकल जो है इंसानों को जो इंसान है वो किस कैटेगरी में डालते हैं? सर्वाहारी की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि इंसान आजकल सब कुछ ही खा लेता है। मकड़ी, मच्छर, टिड्डा फिड्डा सब कुछ नहीं छोड़ा, सब बराबर कर दिया। क्या सांप वाप सब खा जाते हैं। देखो कभी डिस्कवरी, वो नेशनल जियोग्राफी वाला चैनल, तो मेरा दिल दहल जाता है। मैं क्या लोग हैं भाई, ये कुछ नहीं छोड़ा। शेर को भी मार के खा जाएंगे एक दिन। खैर शेर बच्चे कम है। फिर यहाँ क्या है हमारे पास में? सर्वाहारी के बाद है परजीवी। अच्छा, पहले ये सर्वाहारी का उदाहरण, तो उदाहरण मैंने आपको एक इंसान तो कहा ही है, और आप ढूंढना थोड़े से ऐसे उदाहरण जो दोनों को खाते हो, पेड़ पौधे फूल पत्ती भी खाते हो और मांस भी खाते हो। कुत्ते भी शायद ऐसे में ले सकते हैं अपन, कुत्ते मांस के टुकड़े भी खा लेते हैं, और कुत्तों को देखो तो ब्रेड रोटी वोटी सब खाते रहते हैं। फिर क्या है हमारे पास में? परजीवी। परजीवी है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन है? वह जीव जो अपने जीवन निर्वाह के लिए जो आश्रय है और जो भोजन है वो किसी और जीव के शरीर पर रहकर प्राप्त करते हैं। जैसे जूं है, बाल में आ गई इधर, वो इधर ही खून पी रही है, इधर ही घूम रही है, रह रही है मस्त एकदम, घर वर बना लेगी, इधर कमरा बना लेगी, इधर लिविंग रूम बना लेगी, इधर बेडरूम बना लेगी, घूमेगी। हालांकि मेरे सर में है नहीं, तुम ऐसे लिखने मत बैठ जाना कि सर आपके सर में जू है क्या, मैं साफ रखता हूँ अपना सर, जिसके होती है, मैं ये कह रहा हूँ। और फिर उसके अलावा जैसे जौ हो गई, चिपक नहीं जाती क्या? लीच हो गई, चिपक जाती है एकदम। तो ऐसे जो जीव है अपने खाने के लिए, अपने रहने घर बार के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं परजीवी। तो इनकी परिभाषाएं, उदाहरण आपको अपने आप से लिखने हैं, और अपन जो है अब अगले लेक्चर में बात करेंगे, और उसी लेक्चर में चैप्टर को खत्म कर देंगे, और बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? खाद्य श्रृंखला के बारे में, और जो खाद्य जाल है, जो फूड वेब है, उसके बारे में बात करेंगे। और भी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ना कसम वसम लेकर के चलो कि अगर ज़रूरत नहीं होगी तो प्लास्टिक नहीं लेंगे, कपड़े का थैला घर से बाहर लेकर के चलेंगे। और अगर अब तक भी आपने एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड नहीं किया तो करो, टेस्ट देना चालू करो, कोई समस्या है तो पूछो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।